हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास रीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे जुलाई 2022 वाला विद एक्सप्लेनेशन। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के रीट एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो पहले मैं आपको एक एक करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगी, उसके बाद टॉपिक वाइज क्लासेस भी मैं कराऊंगी। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना, आपको रीट एग्जाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी और आपको अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प मिलेगी। और ये क्लासेस आपको सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस पी, जो भी स्टेट टेट होते हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे। आपको सभी टीचिंग एग्जाम में ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इवेल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। तो इवेल्यूशन क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब हम पेडागोजी पढ़ते हैं तो हम दो चीजें वहां पर पढ़ते हैं, असेसमेंट और इवेल्यूशन, यानी कि आकलन और मूल्यांकन, जो कि ये दोनों ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो जब हम बच्चों का आकलन यानी कि असेसमेंट करते हैं तो उसके बाद हम इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे की क्या क्षमता है, क्या उसका प्रदर्शन है, उसका विश्लेषण करेंगे और उसको उचित सहायता प्रदान करेंगे, जो कि बच्चे की प्रगति में मदद करेगा। तो एक आदर्श मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि वैलिड, कंप्रिहेंसिव और रिलायबल हो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो इट्स एरिया इज लिमिटेड, इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है। क्योंकि आपने एक चीज और पढ़ी होगी इवेल्यूशन के टाइम पे, CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड से ही समझ सकते हैं कि ये एक ब्रॉड एरिया है। तो यहाँ पर लिमिटेड हमें बताया गया है, तो लिमिटेड गलत है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यह एक शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो ये सही है। बी ऑप्शन में दिया है इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वैलिड, तो ये बात भी सही है। डी ऑप्शन में है इसके माध्यम से निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दिया है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक एमोंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या हो जाएगा? पॉलीथीन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जिन्हें बार बार गर्म करके नरम और कठोर किया जाता है। इनका उपयोग बैग बनाने में, टेप, कप आदि बनाने में किया जाता है। बाकी ये सभी बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। और बेकेलाइट, मेलामाइन का उपयोग कई सारे उपकरणों को बनाने में होता है। जो रसोई घर में बर्तन के हैंडल होते हैं उनमें भी इन्हीं का यूज किया जाता है। अब हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार रीट फरवरी 2025 वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाए। तो जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ये भी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जो कि क्लियर यानी कि स्पष्ट पानी में घुलनशील है और ये एक रंगहीन, चमकदार और कॉम्पैक्ट फिल्म में बदल जाता है। इसे यूरिया मेथेनॉल के रूप में भी जाना जाता है और ये यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल एंड हाई स्ट्रेंथ एंड गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि गर्मी और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी हैं और ये उच्च शक्ति और अच्छी आयामी स्थिरता रखते हैं। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा, ये आप सभी नोट करते हुए चलना, क्योंकि जो आप खुद से नोट्स बनाते हैं उनसे बेटर कुछ भी नहीं होता। और आप जो नोट्स बनाएंगे वो आपको रिवीजन के टाइम पर भी हेल्प करेंगे। बाकी मैं भी आपको शॉर्ट टाइप नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो उसके लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिकुलर एमोंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिकुलर क्या होते हैं? तो जिनमें केवल एक ही एटम होता है उन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिकुलर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आर्गन हो जाएगा, और भी एग्जाम्पल है आप सभी नोट कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया। तो ये सभी क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिकुलर है। और जो हीलियम के पास सबसे हल्की गैस है वो कौन सी हो जाएगी? आर्गन हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बाकी सभी हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, ये सभी कैसे हैं? ये डाई एटॉमिक मॉलिकुलर है, जिनमें दो या दो से अधिक एटम प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इज, हमसे यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा MgPO4 का होल ट्वाइस। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मस्कुलर की संतुलन व सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। तो आप सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज को डंठलों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थ्रेसिंग। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर आप साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको चैनल पर भी क्लास कराई है, 2 मैराथन क्लास कराई है, उसमें आपको कंप्लीट क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी कवर की है, तो वो क्लासेस आप देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इससे क्या होगा, जब आप न्यू एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे क्लास 6 की, तो उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर जब आप क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 और 10 की साइंस को पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इससे आपकी जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, तो यहाँ पर आपका लिटमस सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है और ये एसिड के साथ लाल और बेसिक के साथ नीला हो जाता है, तो आप सभी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है इनहेक्सटेबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, तो इनहेक्सटेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, यानी कि अच्छे प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं होंगे। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, विंड, वाटर, सनलाइट, तो यहाँ पर हमें सनलाइट दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और सनलाइट ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जिसके समाप्त होने की संभावना नहीं है। बाकी के ये सभी कोयला, फॉरेस्ट, नेचुरल गैस, ये आपके एक्सुटेबल रिसोर्स हैं, तो आप सभी ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग इज, विज्ञान शिक्षण में सह पाठ्यक्रम गतिविधि का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साइंस क्लब। तो को करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है, वे गतिविधियां जो छात्रों को अपनी प्रतिभा विकसित करने और खुद को रचनात्मकता रूप से व्यक्त करने में मदद करने के लिए कक्षा के बाहर की जाती है, इससे बच्चों की स्किल्स डेवलप होती हैं। को करिकुलम एक्टिविटी के और भी एग्जाम्पल हैं, आप सभी नोट कर लेना, साइंस क्लब हो गया, साइंस फेयर्स यानी कि विज्ञान मेले, फील्ड ट्रिप, एजुकेशनल टूर्स टू साइंस म्यूजियम, साइंस ड्रामास यानी कि विज्ञान नाटक, और पोस्टर बनाना। अब इन गतिविधियों का जो लक्ष्य है वो क्या होता है, बच्चों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना, इन सभी चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए इन चीजों का यूज होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पौधे के किस वर्ग को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम कहते हैं क्योंकि इन्हें जीवित रहने के लिए पानी और मिट्टी दोनों की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स में संवहनी ऊतकों की कमी होती है और ये फूल और बीज पैदा नहीं करते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके 60% तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपकी चैनल पर इसी तरीके से तैयारी कराऊंगी क्योंकि आपको रीट एग्जाम क्लियर करना है और आपको अच्छा स्कोर भी लाना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके भी बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कंफ्यूजन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्फेक्शन डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रमण रोग है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कैंसर। जो कैंसर है वो नॉन इन्फेक्शन डिसीज है, इन्हें हम क्रोनिकल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। ये डिसीज हानिकारक जीवों के कारण नहीं होती हैं जो कि बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं, बल्कि ये कैसे होती हैं, आनुवांशिक, पर्यावरणीय या फिर शारीरिक और व्यवहारिक कारकों के कॉम्बिनेशन से होती हैं। तो जो कैंसर है वो आपकी कैसी है, नॉन इन्फेक्शन डिसीज है। बाकी की आपकी ये जो तीनों डिसीज है, एड्स हो गया, कोरोना हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सभी आपकी इन्फेक्शन डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन के किस चरण में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये बनता है प्रोफेज फर्स्ट,
ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सेल डिवीजन की दो अवस्थाएं होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच बनता है। इसका काम ये होता है कि यह क्रोमोसोम्स को उनकी लंबाई के साथ जोड़ने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मियोसिस डिवीजन के लिए आवश्यक है और यह जेनेटिक क्रॉसओवर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोसाइल फ्यूल्स आर जीवाश्म ईंधन है। तो फोसाइल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब जो फोसाइल फ्यूल्स है वो क्या होते हैं? जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल, नेचुरल गैसेज, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब प्री हिस्टोरिकल प्लांट एंड एनिमल मर जाते हैं और चट्टानों की परतों में दब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान फेज फर्स्ट वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि जो गंगा एक्शन प्लान था वो कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1985। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या था? जो आवासीय एवं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसको गंगा में प्रवाहित होने से रोकना और केमिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग द्वारा प्रदूषित जल को स्वच्छ करके नदी तक पहुंचाना था। अब जो फेज फर्स्ट में जो स्टेट यानी कि जो राज्य शामिल थे वो कौन से थे? यूपी था, बिहार था और पश्चिम बंगाल था। अब हो सकता है कि इस बार रीट एग्जाम में गंगा एक्शन प्लान सेकेंड यानी कि फेज 2 का पूछे, तो आप सभी याद रखेंगे ये कब लॉन्च किया गया था। फेज 2 लॉन्च ईयर 1993 और इसमें जो स्टेट कवर थे वो कौन से थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बैक्टीरिया के कारण गोनेरिया डिसीज होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा निसेरिया गोनेरिया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसे हम शॉर्ट में STI भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ मैमल्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल्स? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एपोक्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड इज। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्कर्बी। इसमें दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं और मसूड़ों से ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसके लिए विटामिन सी युक्त पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो विटामिन है वो मैंने आपको साइंस की फूड वाली क्लास में अच्छे से बताए हैं, तो आप सभी वो क्लास भी देख लेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और जो विटामिन की नोट्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप सभी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस अकर, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जाइगोटिन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज लीगली अप्रूव्ड इन इंडिया? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 10 अगस्त 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द इंस्टीट्यूट दैट डेवलप्ड सहेली अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोकेटेड इन इंडिया? तो ये हो जाएगा लखनऊ। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लखनऊ में स्थित CDRI जिसे हम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसमें इस पिल्स को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप्स इज, यानी कि रवि फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि बीट। जो गेहूं है वो आपकी रवि की फसल होती है और ग्राउंड नट, मेज और सोयाबीन ये सभी आपकी कैसी है? ये आपकी हो जाएंगी खरीफ की फसल। तो जो रवि क्रॉप्स होती है ये कब होती है? ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। इसमें जौ, गेहूं, ओट्स, ग्राम्स, मस्टर्ड, अलसी ये सभी शामिल हैं। अब जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन और मूंगफली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी स्टैनली हॉल ने किस टीचिंग मेथड को लोकप्रिय बनाया? तो इन्होंने क्वेश्चनिंग मेथड को लोकप्रिय बनाया। अब जो क्वेश्चनिंग मेथड है यानी कि प्रश्नावली विधि है, इसमें क्या होता है? इसमें किसी विषय के बारे में प्रश्नों की एक श्रृंखला को पूछना और फिर छात्रों से अवधारणाओं के बारे में जानने के लिए प्रश्नों का उत्तर देना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं पूछी है। तो ये ड्यूरेशनल एस्पेक्ट है, ये बात सही है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी सही है। ओमनिवर्सल डेवलपमेंट यानी कि सार्वभौमिक विकास इसमें शामिल है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एक्सपेंसिव मटेरियल, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। तो जो महंगी सामग्रियां होती हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं हो सकती, बल्कि ये क्या होंगी, डिसएडवांटेज होंगी, क्योंकि जो महंगी सामग्रियां होती है वो सीमित कर सकती है कि उनका उपयोग कौन कर सकता है। अब हम टीचिंग एड्स के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ क्या क्या हो जाएंगे? जहाँ पर स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट होगा, जहाँ पर डाइवर्स लर्निंग स्टाइल हो रही होगी, इंफॉर्मेशन रिटेंशन, टीचर इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर बच्चों को सहायता देनी है वहां पर टीचर इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं बच्चों को। इसी तरीके से इफेक्टिव, जहाँ पर बच्चे शो हो रहे होंगे वो भी आपका एडवांटेज में आएगा। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ये भी आपके एडवांटेज होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाएंगे? वही कॉस्टली रिसोर्स, जिसे हम एक्सपेंसिव मटेरियल बोल रहे हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी यानी कि सीमित उपलब्धता भी आपका डिसएडवांटेज में आएगा। इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रिपरेशन जो भी होती है, ये सभी डिसएडवांटेज होंगे टीचर लर्निंग एड्स की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलर फोर्स का सही उदाहरण नहीं है? तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ये एक संपर्क बल होता है, जो कि तब होता है जब सतह के बीच शारीरिक संपर्क होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें यह दिया है कि एक व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से नाव चलाना और पानी में कुछ दूरी तय करने के बाद नाव का रुक जाना। तो ये मांसपेशीय बल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नाव चलाना बंद कर देता है तो नाव उस व्यक्ति के हाथों के संपर्क में नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। बाकी के ऑप्शन में मस्कुलर फोर्स के सभी एग्जाम्पल, लिफ्टिंग अ बुक, लिफ्टिंग अ बकेट, पुशिंग अ टेबल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ सिंपल पेंडुलम टेक 40 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। यदि एक सरल लोलक 20 चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक की आवृत्ति अवधि है। तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है हमसे। इसमें हमें दो चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम का हमें टोटल टाइम दिया है 40 सेकंड, और हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे दिया है 20 सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप सभी नोट कर लेना। टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम इज टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो हमें टोटल टाइम क्या दिया है, 40 दिया है, 40 अपॉन 20। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर निकल के आएगा 2 सेकेंड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे मैं आपको मेंशन कर दूंगी, जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी उसमें भी मैं आपको ये न्यूमेरिकल मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कोल्ड स्टील स्पून is dipped in a cup of hot milk, then its other end, स्टील के एक ठंडे चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोया जाता है तो उसका दूसरा सिरा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया से गर्म हो जाएगा। हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है उसमें तीन मेथड आप सभी ने पढ़े होंगे, कंडेंशन यानी कि चालन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो इन्हें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाएगी। तो कंडेंशन यानी कि चालन क्या है, इसमें हीट का ट्रांसफर फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से होता है। कंडेंशन या चालन तब होता है जब अलग अलग तापमान पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि गर्म वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा ठंडी वस्तु में नहीं फैल जाती, जैसे कि दूध से निकलने वाली ऊष्मा इसमें डूबी हुई धातु की चम्मच में फैल जाती है। इसी तरीके से गर्म चूल्हे को छूना, गर्म रेत पर पैर चलना, ये भी आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, चालन के। अब हम कन्वेक्शन यानी कि संवहन को समझ लेंगे। तो जब हीट का ट्रांसफर बाय अ मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ अ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। ऐसा किसमें होता है, तरल पदार्थों में और गैसों में होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विंड करंट, सॉ ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब क्या है, ये कन्वेक्शन के ही एग्जाम्पल है। अब इसी तरीके से स्विमिंग पूल या झील की सतह पर पानी का गर्म होना, ये क्या है, ये भी आपका कन्वेक्शन है। रेडिएशन क्या है, हीट इज ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। फॉर एग्जाम्पल सन वार्मिंग ऑफ द अर्थ, जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे पृथ्वी का गर्म होना, तो ये रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब, कैंप फायर, ये सभी रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है, मोटर वाहनों के साइड ग्लास द्वारा बनाई गई वस्तु की छवि है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि सीधी, आभासी और वस्तु के आकार से छोटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है, शेर की दाढ़ में ध्वनि की प्रबलता और पिच के लिए सही कथन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाउडनेस हाई और पिच लो।
तो शेर की जो दहाड़ होती है उसमें साउंड की जो प्रबलता वो कैसी होगी, यानी कि लाउडनेस कैसी होगी, हाई होगी और पिच लो होगी, क्योंकि साउंड की जो पिच है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से निर्धारित होती है, जबकि साउंड की लाउडनेस उसके आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्धारित होती है। तो शेर की दाढ़ में पिच धीमी होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन लाउडनेस अधिक होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड आयाम अधिक होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। तो शनि हमारे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो कि पानी से भी कम है। इसका मतलब यह है कि यदि पानी का एक बड़ा भंडार मिल जाए तो शनि उसमें तैर सकता है। और आप सभी ये भी याद रखेंगे कि शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी है, और आप सभी क्लास को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।